हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। मैं हूं गुलनशी और आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपी पीजीटी इंग्लिश का 2004 का पेपर सॉल्व करवाने जा रही हूं। आप सभी को पता होगा कि यूपी पीजीटी और टीजीटी दोनों की वैकेंसीज निकली हुई हैं इस टाइम पर, और इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो को देख सकते हैं। और जिन लोगों ने फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं किया है और करना चाहते हैं वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। तो आज का हमारा पेपर है 2004 का यूपी पीजीटी इंग्लिश का। तो जो लोग यूपी पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर चुके हैं, जो करने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्नोल्ड मॉर्स whose ultimately death in his elegy entitled Thyrsis। आर्नोल्ड मॉर्स यानी कि विलाप करते हैं, whose ultimately death किसकी मृत्यु पर in his elegy entitled Thyrsis अपनी एलिजी थायरिसिस में। तो मैथ्यू आर्नोल्ड आर्थर हफ क्लफ की डेथ पर बहुत ज़्यादा रोते हैं और एक एलिजी लिखते हैं थायरिसिस उनकी याद में, और उसमें बहुत ज़्यादा विलाप करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए, आर्नोल्ड, मैं आपको आंसर के साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। आर्नोल्ड लेमेंट्स ऑन द डेथ ऑफ द पोएट आर्थर हैफक्लफ थ्रू हिज एलिजी थायरिसिस। आर्नोल्ड दुख व्यक्त करते हैं कवि आर्थर हैफक्लफ की डेथ पर अपनी एलिजी थायरिसिस के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन। शेक्सपियर के किस प्ले से ये लाइन्स ली गई हैं। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। लाइफ इज अ टेल जिंदगी एक कहानी है, टोल्ड बाय एन इडियट जो एक मूर्ख के द्वारा कही गई है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी जो फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी है। ये कही गई है जी मैकबेथ में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसकी। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द प्ले मैकबेथ। आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ्स डेथ मैकबेथ सेज हिज स्टेटमेंट। अपनी बीवी जो मिसेस मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ, उसकी डेथ के बारे में सुनकर मैकबेथ ये कहता है, ये है बात एक्ट 5 सीन 5 की। अगला प्रश्न है, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। किस कंट्री में ओथेलो की स्टोरी सेट हुई थी। डेनमार्क में, वेनिस में, ग्रीस में या इंग्लैंड में। तो ये स्टोरी सेट हुई थी वेनिस में। द स्टोरी ऑफ ओथेलो इज सेट इन वेनिस, अ टाउन ऑफ इटली, जो इटली का एक शहर है, विच इज फेमस फॉर इट्स आर्ट एंड कल्चर, जो अपनी आर्ट और कल्चर के लिए फेमस है। कौन सा शहर। वेनिस। यह है कहाँ पर। इटली का एक शहर है। बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज रिटन बाय। बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखी गई है हैजलिट के द्वारा, कीट्स के द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा या कोलरिज के द्वारा। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखी गई है एस.टी. कोलरिज के द्वारा। The Biographia Literaria is written by Coleridge. This is a criticism of the theory of poetry by Wordsworth. यह एक criticism of theory है poetry of Wordsworth की theory का। It has Wordsworth की poetry का। It has more reflective ideas on poetry than any other book in English. इसके जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आइडियाज पोइट्री पर हैं और अन्य इंग्लिश बुक के कंपैरिजन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड W.B. Yeats रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? विलियम बटलर यीट्स नोबेल प्राइज कब रिसीव करते हैं लिटरेचर के लिए? 1920, 1921, 1922 या 1923? Yes, 1924. William Butler Yeats receives Nobel Prize for Literature in 1923. William Butler Yeats was elected as a senator of the Irish Free State and he was awarded the Nobel Prize for Literature in 1923. What is the name of the hero of Hemingway's The Old Man and the Sea? हेमिंगवे के द ओल्ड मैन एंड द सी का हीरो कौन है? सेंटियागो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सेंटियागो इज द हीरो ऑफ हेमिंगवेज प्ले द ओल्ड मैन एंड द सी। सेंटियागो जो है हेमिंगवे के प्ले द ओल्ड मैन एंड द सी का हीरो है। Which play of Shakespeare is regarded as the tragedy of overleaping ambition? शेक्सपियर का किस ट्रेजिडी को ओवरलीपिंग एम्बिशन से रिगार्ड किया जाता है? तो वो है मैकबेथ। द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर्ड बाय शेक्सपियर इज? शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई सोनेट्स कितनी है? आपको सभी को पता होगा 154 सोनेट्स हैं। शेक्सपियर पब्लिश्ड 154 सोनेट्स कलेक्टिवली इन 1603। शेक्सपियर ने अपनी 154 सोनेट्स जो है 1609 में पब्लिश कराई की। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एड हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स? किस साल में वर्ड्सवर्थ ने अपना प्रीफेस लिरिकल बैलेड जो है ऐड किया? तो वो क्या था ऐड? 1800 में। सॉरी, लिरिकल बैलेड्स जो है ये इसके 4 फेस हैं, फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस एंड फोर्थ फेस। Wordsworth published the second and enlarged edition of Lyrical Ballads in 1800. He added valuable preface to show the outline of his poetical theory in his edition. देखिए इसके 4 फेस थे, अभी बताया मैंने आपको। 1798 में पहला फेस हुआ, सेकंड हुआ 1800, दूसरा, तीसरा 1802 और फोर्थ फेस 1805 में। Who wrote Tales from Shakespeare? Charles and Mary Lamb. Charles and Mary Lamb wrote the Tales from Shakespeare in 1807. चार्ल्स और मैरी लैम्ब ने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर को 1807 ईस्वी में लिखा। In which poem of Keats does the following line occur? A thing of beauty is a joy forever. तो ये A thing of beauty is a joy forever. These lines are taken from the poem Endymion. This line occurs in the poem Endymion, in which a young shepherd is beloved by a moon goddess. In which poem of Shelley do the following lines occur? Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud. I fall upon the thorns of life, I bleed. तो ये लाइन ली गई है जी Ode to the West Wind से। These lines occurs in the poem Ode to the West Wind written by P.B. Shelley. Which among the following is the novel by William Faulkner? इनमें से कौन सा जो नॉवेल है वो विलियम फॉल्कनर के द्वारा लिखा गया है? तो वो है द साउंड एंड द फ्यूरी। Which among the following is the author of Barber's Trade Union? आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, शशि देशपांडे या राजा राव? तो इसका है जी बार्बर्स ट्रेड यूनियन का मुल्कराज आनंद।
Remember this thing. The Barbers Trade Union is written by Mulk Raj Anand. The original title of Mulk Raj Anand's Gauri was, मुल्क राज आनंद के गौरी का ओरिजिनल टाइटल था द वुमेन एंड द वीमेन एंड द काउ, द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर अनटचेबल, द वीमेन एंड द काउ, इसका जो है ओरिजिनल टाइटल था। देखिए, विच वन ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 5 सेक्शंस ऑफ टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड। इन चारों में से ऐसा कौन सा सेक्शन है जो वेस्टलैंड के 5 सेक्शंस के अंदर नहीं आता है? तो वह द ब्यूरियल ऑफ द डेड, ये तो है जी। गेम ऑफ चेस ये भी है। द होलो मैन ये भी है। द होलो मैन। विच वन ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द 5 सेक्शंस ऑफ टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड? द होलो मैन नहीं है, द फायर सरमन भी है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। The Hollow Man, written by T.S. Eliot, is a famous poem. The Wasteland is a popular work of 20th century and is abruptly divided into 5 movements as given below. The Burial of the Dead, देखिए इसके 5 sections थे। Burial of the Dead, Game of Chess, Fire Sermon, Death by Water, War the Thunder Side, ये थे। Hollow Man नहीं आता इसमें, तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ? Hollow Man वाला। The Dynasts is थॉमस हार्डीज नॉवेल, ऑटोबायोग्राफी, लिरिक या वर्ज ड्रामा? तो डायनेस्ट्स जो है एक थॉमस हार्डी का वर्ज ड्रामा है। टेनिसन्स एलिजी इन मेमोरियम इज इन मेमोरी ऑफ Arthur Henry Hallam. Option number B is correct. In Memoriam is the most loved elegy written by Tennyson in memory of his friend Arthur Hallam. It is one of the few popular works due to its theme and exquisite workmanship. The title of Shelley's incomplete dream allegory is? पीबी शैले का इनकम्प्लीट ड्रीम एलेगरी का नाम बताइए। तो वो था द ट्रम्प ऑफ लाइफ। द ट्रम्प ऑफ लाइफ इज एन इनकम्प्लीट पोएम ऑफ पीबी शैले। इट वॉज हिज ड्रीम टू राइट दिस पोएम इन तर्जा राइम विद इकोज ऑफ इटालियन पोइट। देखिए, उनकी ख्वाहिश थी कि जो इनकी पोएम है ये द ट्रम्प ऑफ लाइफ, ये तर्जा राइमा में लिखी जाए। The title of William Wordsworth's first poetical volume is? विलियम वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम का नाम था Descriptive Sketch. The Descriptive Sketch is the first poetical volume of William Wordsworth. William Shakespeare was born, option number B is correct, 1564. William Shakespeare was baptized on 26th of April 1564 at the title Parish Church at Stratford-on-Avon. As per records of the church, since it was a custom to baptize a baby on the 3rd day after birth, the 23rd of April 1564 is considered as the birthday of William Shakespeare. Shelley's Adonais is a pastoral elegy. Option number 3 is Adonais जो है पीबी शैली की, वो एक pastoral elegy है। Adonais is an elegy written on the death of the poet John Keats. Adonais एक elegy है जो जॉन कीट्स के डेथ पर लिखी गई है, और लिखी किसने है जी? ये शैले ने लिखी है, पीबी शैले ने।
जॉन कीट्स की डेथ पर। इट कैन बी कंपेयर्ड विद मिल्टन्स लाइसिडस एंड टेनिसन्स इन मेमोरियम। ये जो है इसकी तुलना जो है मिल्टन की लाइसिडास और टेनिसन के इन मेमोरियम से की जाती है। Who said my heart aches and a drowsy numbness pants? शेले, टेनिसन, कीट्स या वर्ड्सवर्थ? ये बात कहते हैं कीट्स। जॉन कीट्स wrote this line in the beginning of Ode to the Nightingale. When was Charles Dickens born? चार्ल्स डिकेंस कब बॉर्न हुए थे? तो इनका जन्म हुआ था जी 1812 में, चार्ल्स डिकेंस का। Who among these is called a homespun philosopher? इनमें से कौन से को homespun philosopher के नाम से जाना जाता है? तो ये है वॉल्ट वाइटमैन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Who is the heroine in Shakespeare's The Tempest? वायोला, पोर्शिया, मिरांडा या बैट्रिक? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, मिरांडा। विलियम शेक्सपियर का है द टेम्पेस्ट, इसकी हीरोइन है मिरांडा। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय जॉन कीट्स। ऑप्शन नंबर बी। जॉन कीट्स लेटर्स आर अमंग फर्स्ट टू डिस्कस हिज एस्थेटिक आइडियाज और नेगेटिव कैपेबिलिटी, ह्यूमैनिटी, स्पॉन्टेनिटी एंड ह्यूमर। When was मुल्कराज आनंद novel Untouchable published? मुल्कराज आनंद का नॉवेल अनटचेबल कब पब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हु इज रिटन बाय द स्कॉर्पियन ऑफ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? बिच्छू ने किसको काटा था नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में, जो नसीम जकील की है? बिच्छू ने काटा था, जो नरेटर है उसकी माँ को, द मदर। The scorpion is a narrative which describes a scorpion that stings Gyalakshmi, the mother of the poet, poet की mother को। Who of the following has written Earth's the place for love? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है Earth is the place for love। Venus and Adonis is a poem written by William Shakespeare. To me, the meanest flower, the blows can thoughts that do often lie too deep for tears, said it. इसका ऑप्शन 4। These lines are taken from poem Odd Intimation of Immortality written by William Wordsworth. Odd Intimation of Immortality from Recollection of Early Childhood है। हाँ, तो ये जो लाइन है ये उसी से ली गई है। Who said about kids he is Shakespeare? वो शेक्सपियर के साथ है। ये आर्नोल्ड ने कहा था उनके बारे में, मैथ्यू आर्नोल्ड। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट? प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट का बेकन होगा शायद लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब है। ऑप्शन नंबर सी। चार्ल्स लैम्ब occupies a place among great masters of essays. He has been called the prince of English essayist. Bacon is called the father of essay in English. बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश में फादर ऑफ एसे कहा जाता है। देखिए चार्ल्स लैम्ब जो है ये एक मास्टर्स ऑफ एसेज हैं और फ्रांसिस बेकन जो है फादर ऑफ एसेज। विच कैरेक्टर्स इन डिकन्स कीप्स ऑन वेटिंग फॉर समथिंग टू टर्न अप? देखिए ये जो पहला क्वेश्चन था इससे ये एक बार और देख लें। चार्ल्स लैम्ब ऑक्यूपाइज अ प्लेस अमंग ग्रेट मास्टर्स ऑफ एसेज।
ही हैज़ बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। देखिए चार्ल्स लैम्ब को द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है और फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ एसे कहा जाता है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। फादर ऑफ एसे इन इंग्लिश इज फ्रांसिस बेकन एंड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट वो है चार्ल्स लैम्ब। राजकुमार जो है मतलब चार्ल्स लैम्ब है और पिताजी जो है वो फ्रांसिस बेकन है। तो ये बात को आप बोलना मत, कंफ्यूज भी मत होना। Which character in Dickens keep on waiting for something to turn up? The Mr. Micawber, option number first. In Matthew Arnold's Culture and Energy, the term Philistines is used for. मैथ्यू अर्नोल्ड का है जी कल्चर एंड एनर्जी, इसमें एक लफ्ज़ यूज़ किया गया है फिलिस्तीन्स। ये किस लिए यूज़ किया गया है? तो ये इंग्लिश मिडिल क्लास लोगों के लिए यूज़ किया गया है लफ्ज़ फिलिस्तीन। Arnold uses the term the Philistine for the English middle class and the English aristocratic class for barbarians. Who wrote the poem The Defense of Lucknow? The Defense of Lucknow poem को किसने लिखा? तो ये लिखी गई है ऑल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। The Defense of Lucknow contains Ard's war songs. Who wrote the line God's not in his heaven, all's wrong with the world? रॉबर्ट ब्राउनिंग, थॉमस हार्डी, G.B. शॉ या P.B. शेले। तो ये है गॉड्स नॉट इन हिज हेवन, ऑल्स रॉन्ग विद द वर्ल्ड। ये लिखा गया है थॉमस हार्डी ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अर्नेस्ट हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड, ये बिल्कुल सही बात है, इन्होंने सुसाइड किया था अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। अर्नेस्ट हेमिंगवे 1898 to 1861 was awarded the Nobel Prize for Literature in 1954। इनको जो है 1954 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। His famous works are Farewell to Arm, The Old Man and the Sea, The Committed Suicide by Gunshot in 1961 और 1961 में। इनके बहुत सारे जो है फेमस वर्क हैं, जैसे कि फेयरवेल टू आर्म, द ओल्ड मैन एंड द सी, सेंटियागो वाली कहानी, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। लेकिन इन्होंने गन से खुद को शूट किया था 1961 में, सुसाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन द कैप्टन इज। इन द पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन में कैप्टन कौन है? अब्राहम लिंकन। द पोएम कंटेन्स माय कैप्टन। देखिए आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी ये पोएम मैथ्यू आर्नोल्ड की और कैप्टन माय कैप्टन। इसमें एक एलिजी है जो वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई है, ऑन द डेथ ऑफ द फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। ये जो है अब्राहम लिंकन की डेथ पर फेमस राइटर ने लिखी है वॉल्ट व्हिटमैन ने। मुल्क राज आनंद पास्ड अवे इन द ईयर, मुल्क राज आनंद मरे थे जी 2004 में। विलियम शेक्सपियर मेजर फॉर मेजर इज ए। विलियम शेक्सपियर का मेजर फॉर मेजर एक कॉमेडी है। एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये जो है एक पोइट ने पोएम लिखी है और लास्ट में 2 लाइन से सेम लिखी है, एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मरने से पहले मुझे बहुत दूर जाना है, यानी कि सोने से पहले। यहाँ पर सोने का मतलब है मरना, मरने से पहले यानी कि अपनी मृत्यु से पहले उसको बहुत सारे काम करने हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। दिस लाइन्स ली गई हैं जी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग। These lines are taken from the famous poem Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by Robert Frost. Who wrote the poem Lady of Shalott? Lady of Shalott poem किसने लिखी थी? कीट्स ने, टेनिसन ने। तो ये लिखी थी टेनिसन ने। हार्डी is called a
रीजनल नॉवेलिस्ट। हार्डी को एक रीजनल नॉवेलिस्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, थॉमस हार्डी ऑक्यूपाइज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस अमंग रीजनल नॉवेलिस्ट ऑफ इंग्लैंड। हु इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोइट। तो ये थे जी आपके ऑल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। Alfred Lord Tennyson is called the representative Victorian poet. In the variety of his work, he presents all the features of the greatest poets of England. He presents the dreaminess of Spenser, the majesty of Milton, simplicity of Wordsworth, and the fantasy of Black and Coleridge. देखिए, टेनिसन को विक्टोरियन पोइट, एक रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोइट के नाम से जाना जाता है। इन द वेराइटी ऑफ हिज वर्क्स, अपने वर्क्स की वेराइटी में उन्होंने जो है ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लैंड का कुछ फीचर्स को एक्सपोज किया है, प्रेजेंट किया है। उन्होंने स्पेंसर के ड्रेमिनेस को और मिल्टन की मैजेस्टी को और वर्ड्सवर्थ की सिंप्लिसिटी को और कॉलरिज और ब्लैक की फैंटेसी को प्रेजेंट किया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाज प्रोपाउंडेड बाय, जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एक जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोपाउंड किया गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। टी.एस. इलियट प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स डील लार्जली विद, चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल डील्स लार्जली विद contemporary social condition. Dickens' novels presents contemporary social conditions of people who live in miserable situation. Dickens के जो चार्ल्स डिकेंस के जो नॉवेल हैं वो सोशल लोगों की सोशल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मिजरेबल सिचुएशन में रह रहे होते हैं लोग, उनके बारे में जो है उनकी कंडीशंस के बारे में, उनकी सोशल कंडीशंस के बारे में चार्ल्स डिकेंस अपने नॉवेल में प्रेजेंट करते हैं, लोगों की कंडीशन को, उन लोगों की सिचुएशन को। Which among the following is the hero of कुली? कुली का हीरो है जी मुन्नू। यस, मुन्नू ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। The poetry of romantic revival is a revolt against, रोमांटिक रिवाइवल की पोइट्री का जो एक रिवोल्ट है वो किसके विरुद्ध है? तो ये विरुद्ध है बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोइटिक डिक्शन। पोइटिक डिक्शन के जो क्लासिकल रूल्स का बॉन्डेज है उसके अगेंस्ट रिवोल्ट है एक रोमांटिक रिवाइवल। देखिए, द पोइट्री ऑफ क्लासिकल एज वाज कैरेक्टराइज्ड बाय रूल्स एंड styles, but romantic school started against the classical rules of poetic diction. तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। ये आप 2004 के पेपर का फर्स्ट पार्ट समझ लीजिए। इसका सेकंड पार्ट यानी कि 51 से मैं आगे के क्वेश्चंस आपकी अपनी अगली वीडियो में अपलोड करूंगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी पार्ट सेकंड इसका अपलोड करूं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।